तो नमस्कार साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं साइंस के सवाल। ठीक है, और ये 8 दिसंबर पेपर जो कि दिसंबर में 2025 में हुआ है। तो चलिए, जो भी सवाल यानी कि लगभग देखिए यहाँ पे 40-50 सवाल है। ठीक है भाई, तो 50 सवाल और ये रियल एंड ऑथेंटिक है और इसे आप रीचेक भी कर सकते हो। तो ये देखो कमेंट था। ठीक है भाई, ये कमेंट इस तरह से आते हैं तो अच्छे लगते हैं, आप लोग भी कमेंट करो। अगला सवाल है कि पौधे की जड़ की वृद्धि को मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन नियंत्रित और बढ़ावा देता है। तो यानी कि कौन से हार्मोन होते हैं, विच हार्मोन मेनली कंट्रोल। तो ये ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन ये क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन चैप्टर में, जिसमें प्लांट एंड एनिमल्स के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये प्लांट्स बारे में है। तो प्लांट्स में जो है ऑक्सिन हार्मोन होते हैं, जबकि जो है जिब्रेलिन ये तने और जड़ की वृद्धि को प्रभावित करता है। तो नेक्स्ट शिफ्ट में आपको इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि तने और जड़ की वृद्धि को कौन प्रभावित करता है, तो आप जेब्रेलिन लगा सकते हो। अब साइटोकिनिन के बारे में बात करते हैं, तो यह मुख्य रूप से जड़ों और अंकुरों में बनता है, जबकि यह कोशिका विभाजन को भी बढ़ावा बढ़ावा देता है। देखो साइटोकिनिन क्या करता है, इसका काम है कि जड़ और अंकुरित करना। ठीक है, बीजों को, और उसके बाद जो है कोशिका को, यानी कि सेल डिवीजन में ज़्यादा भाग कौन लेता है, सेल डिवीजन में तो साइटोकिनिन, सेल डिवीजन साइटोकिनिन। ऑक्सिन क्या हो जाएगा, ये जो है वृद्धि को, हार्मोन को नियंत्रित करने में बढ़ावा देता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑक्सिन। जेब्रेलिन क्या होगा, तने और जड़ को वृद्धि को प्रभावित करता है। साइटोकिनिन क्या हो जाएगा, यह जो है सेल डिवीजन में मदद करता है पेड़ की। ठीक है, अब अगला सवाल है, धारावाही चालक द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं। तो राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, थंबिंग रूल पढ़े होंगे। ठीक है, तो यदि आप बाएं हाथ के अंगूठे को देखते हो, बाएं हाथ के, ठीक है, ये दायां हाथ का, सबसे पहले तो बाएं हाथ वाले देख लेते हैं कि पहली उंगली जो डिसाइड करता है, बताता है, वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। और बाएं हाथ के अंगूठा जो होता है वह लगे बल की गति, है ना भाई, चालक द्वारा लगे जो बल की गति होती है उसकी डायरेक्शन बताता है अंगूठा, डायरेक्शन। चुंबकीय क्षेत्र कौन बताता है, जो पहली उंगली होती है बाएं हाथ का वो। और मध्य उंगली का काम कार्य मतलब क्या है कि ये जो है इलेक्ट्रिक डायरेक्शन यानी कि धारा को बताता है। ठीक है, और ये जो है बाएं हाथ वाला विद्युत मोटर के कार्य सिद्धांत को समझाने में मदद करता है। और यहाँ पे पूछा गया है धारावाही चालक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और यदि आप जो दायां हाथ में देखोगे, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल पढ़े होंगे, तो ये फ्लेमिंग के बायां हाथ का नियम बताता कि जब कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र पर रखा जाता है तो उसके लगने वाला जो दिशा होता है, बल की दिशा, वो बताता है। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। अगला सवाल है, अच्छा इसमें कहा गया था कि चालक द्वारा इसमें किस नियम उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बाएं हाथ का, मैक्सवेल का बाएं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल आंसर होना चाहिए था, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्य क्या है। यदि कार का द्रव्यमान 150 ग्राम है तो इसका जो है, यानी कि प्रारंभिक वेग म्यू यू बराबर कितना है, कार का वेग 36 किलोमीटर से 72 किलोमीटर, तो ये 36 है, फाइनल वेलोसिटी 72 है, यानी कि द्रव्यमान मास कितना दिया गया, 150 किलोग्राम। तो पूछा क्या गया है कि जो कार्य करेगा, यानी कि कार्य लगेगा इसमें, ठीक है, तो कितना लगेगा। तो सबसे पहले जो 72 किलोमीटर प्रति आवर है उसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। ठीक है, तो 36 इंटू 5/18 करोगे तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। 150 के अगर परिवर्तित करते हो, सॉरी 72 है ना भाई, 36 का कर दिया मैंने 10 मीटर प्रति सेकेंड, और 72 का करोगे तो ये 5/18, 18×4 = 520 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखो कि W बराबर क्या होता है कि हाफ गुना M कितना है, 150
भी कितना है 20 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि फाइनल मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर करके घटा दो। तो 20 के स्क्वायर 400, 10 के स्क्वायर 100, घट जाएगा कितना आ जाएगा 1/2, 150 इंटू 300, कट के आ जाएगा कितना भाई 150। तो 15 के 150 स्क्वायर कर दोगे तो 225,000 स्क्वायर जूल कर देना, ठीक है भाई, 22,500 जूल। अगला सवाल है, महिलाओं में अंडे का निषेचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो मुख्य रूप से ये सवाल भी रिपीटेड है, ठीक है, ये 5 दिसंबर को पूछा गया था। फैलोपियन ट्यूब में होता है, जहाँ अंडाशय से निकलने के बाद जो अंडा शुक्राणु से मिलता है, इसके बाद यह निषेचित अंडा यूटेरस में चला जाता है, ठीक है, और वहाँ पर प्रत्यारोपित यानी कि इम्प्लांट हो जाता है, और इससे जो है गर्भावस्था शुरू हो जाता है, ठीक है। कार्बन निम्नलिखित में से किस प्रकार के बॉन्ड का निर्माण करता है? तो कार्बन के बाह्यतम कक्षा में यानी कि 2 4 होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और कार्बन 6 होता है, ठीक है, मास इसका 12 होगा, 13 होगा। इलेक्ट्रॉन होते हैं, आयनिक बंध बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन देना या लेना संभव नहीं होता है, यानी कि देखो इसके पास यानी कि बाह्यतम कक्षा में 4 है इलेक्ट्रॉन, जो कि इसको दे भी नहीं सकता है और ये किसी से ले भी नहीं सकता है। इसलिए कार्बन इलेक्ट्रॉनों को साझा करके बंध बनाता है, यानी कि बॉन्ड बनाता है साझा करके, यानी कि क्या कर सकते हो मिक्स्ड करके। इसी कारण कार्बन मुख्य रूप से सहसंयोजक बंधक कहलाता है, यानी कि निर्माण करता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है। पेट में जो प्रोटीन के पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो पेट में एंजाइम को डाइजेस्ट जो करता है, ठीक है, वो पेप्सिन करता है, ठीक है भाई, और ये जठर रस में मौजूद रहता है, यानी कि गैस्ट्रिक जूस के बारे में आपने पढ़े होंगे, तो ये गैस्ट्रिक जूस में जो है पेप्सिन मौजूद होता है, और यही पेप्सिन क्या करता है कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। और अम्लीय मध्यम यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सक्रिय होकर प्रोटीन को जो है छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ देता है, कौन? पेप्सिन। और पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? गैस्ट्रिक जूस में। इसका कार्य क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जो है सक्रिय होकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जो है HCl में ये सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, छोटे छोटे पेप्टाइड्स तोड़ देते हैं। कौन सा अधातु, ठीक है, मतलब धातु की तरह चमकता है तो वह अधातु, ठीक है, नन मेटल, लेकिन चमक कैसी है? वो मेटल की तरह चमक रखता है, तो वो आयोडीन है। आयोडीन सभी को पता है कि एक अधातु है, लेकिन उसकी जो क्रिस्टलीय धातु यानी कि मेटालिक लस्टर जो है वो चमकीले होते हैं, चमक होता है उसमें, और अधातु जो चमकदार नहीं होता है, फिर भी जो है आयोडीन इस नियम के अपवाद हो जाता है। अगला सवाल है, लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी कि अनुदैर्घ्य तरंग में मध्यम के कण कैसे उत्पन्न करते हैं? मध्यम कण कैसे उत्पन्न करते हैं? तो अनुदैर्घ्य तरंग में मध्यम के कण तरंग के प्रसार की दिशा के कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं, ठीक है, और इसी कारण जो मतलब वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। अब देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव ये किस में पाया जाता है? साउंड में, ठीक है। साउंड में ये क्या होता है कि इसको मीडियम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? तो मीडियम की आवश्यकता होती है, और ये कंपन जो होता है वायु के में जो मिले कण होते हैं, ठीक है, वो वाइब्रेट होते रहते हैं, ठीक है भाई। तो ये जो जहाँ वायु के कण आगे पीछे कंपन होकर संपीड़ित और रिफ्रैक्शन होते रहते हैं, ठीक है, तो यही होगा, वायु के कण आगे पीछे कंपन करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, फूल का मादा प्रजनन अंग स्त्री केसर यानी कि पिस्टिल पढ़े होंगे, स्टेमेन, पिस्टिल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी सारे पढ़ चुके होंगे। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो फूल का जो स्त्री केसर होता है ये पराग कणों को ग्रहण करता है। इस तरह से आपने देखे होंगे, ये जो है फिलिपियन ट्यूब बना हुआ रहता है, ठीक है, ठीक है, और ये इससे जो है परागकण यहाँ पे जाके गिरता है, ठीक है। तो अंततः बीज युक्त यानी कि सीडेड फ्रूट का उत्पादन करना जो पौधे की अगली पीढ़ी को जन्म देता है।
पराग कणों के अंकुरन के लिए एक मंच भी प्रदान कर देता है, जो बाद में क्या बन जाता है, सीड बन जाता है, ठीक है। और स्त्री केसर का मुख्य कार्य और उसके भाग्य, तो फीमेल में जो होता है, यानी कि फीमेल वाले पत्ते में इसमें होता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा का जो ऊपरी भाग होता है यह चिपचिपा होता है, इसलिए इस पे परागकण आके चिपक जाता है, पोलन ग्रेन्स को पकड़ता है और पोलिनेशन की प्रक्रिया का करता है, शुरू करता है। तो अगले सवाल में आपको ये भी दे दिया जाएगा कि पोलिनेशन कहाँ होता है, तो स्टिग्मा पे होता है, ये भी आप बता सकते हो। फिर कहता है वर्तिकाग्र, यानी कि स्टाइल, ये जो अंडाशय से जोड़ती है, ये जो ये वाले वर्तिकार स्टाइल है, ठीक है, ये इसको अंडाशय से ये ऐड कर रही है, ठीक है। तो ये पोलन ट्यूब को जो है बीजांड तक पहुंचाने का रास्ता प्रदान करती है, जहां क्या होता है भाई, निषेचन होता है, ठीक है। अब ओवरी या आधार पर स्थित होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, ओव्यूल होते हैं। निषेचन के बाद अंडाशय जो है फल में बीजांड बीज विकसित करते हैं। अगला सवाल है, लैग कर रहा है लैपटॉप। 150 न्यूटन थ्रस्ट और 0.25 वर्ग मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से प्रेशर कितना होगा। तो देखो प्रेशर बराबर होता है थ्रस्ट बटा एरिया, ठीक है, जितना थ्रस्ट आप करोगे। तो इसमें थ्रस्ट कितना दिया गया था भाई, 150। एरिया कितना है भाई, 0.25, ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 00, 25 100, 15 60, 600 पर पास्कल हो जाएगा, ठीक है भाई। तो 600 इसका आंसर हो जाएगा। गर्म चीजों को छूने से आप तुरंत हाथ को देखते हो, हटा लेते हो, वो क्यों करते हो भाई। जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो त्वचा जो है सेंसरी नर्व्स में उद्दीपन उत्पन्न करता है, और यह जो है सीधे स्पाइनल कोड तक पहुंचाता है। ये सेंसरी नर्व जो होता है, ठीक है, सेंसरी नर्व का क्या कार्य है, तो सेंसरी नर्व जो है आपको कोई भी त्वचा में जो यानी कि कोई चीज़ फील होता है तो वो सीधे स्पाइनल कोड को सिग्नल देता है, और ये बिना मस्तिष्क के सोचे, यानी कि बिना दिमाग पे जाए हुए, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन करता है। क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्शन करता है, और हाथ जो है क्या करते हो, पीछे कर लेते हो, ठीक है। अगला सवाल है, किसी दृष्टि दोष व्यक्ति के पास वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई देती है, और लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। दूर की वस्तु धुंधली, पास की वस्तु साफ दिखाई देता है। तो देखो यहाँ पे दूर कह रहा है ना भाई, तो दूर में हो जाएगा उत्तल लेंस लगाएगा, ठीक है, और उत्तल लेंस इसमें तो लगाएगा, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, तो ये क्या होता है, मायोपिया होता है, ठीक है। और इसके कनकेव लेंस जो होते हैं, ठीक है, लगाए जाते हैं। हाइपर मायोपिया में दूर दृष्टि दोष ठीक इसका उल्टा होता है, ठीक है, पास की चीजें मतलब निकट दृष्टि दोष समझो। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है, तो ब्रोमीन का प्रतीक, ठीक है, ब्रोमीन और उसके परमाणु संख्या 35 के रासायनिक तत्व पारा का परमाणु क्रमांक 80 तथा प्रतीक क्या होता है, Hg। पारा एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है, ठीक है भाई। पीत रस, अमाशय रस और लार और एड्रेनल में कौन सा पदार्थ सीधे रक्त प्रवाह में चला जाता है, तो एड्रेनल जो है एक हार्मोन है, इसे एड्रिनल ग्लैंड के सीधे रक्त में स्रावित किया जाता है, जबकि जो है पीत रस, अमाशय रस और लार पाचन रस है, जो नालिकाओं के मध्य से पाचन तंत्र में स्रावित होते हैं, सीधे रक्त में नहीं जाते हैं, ठीक है भाई। तो ये क्या होता है, एड्रिनल। सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को देखने पर हमेशा क्या दिखाई देता है, तो कोशिका झिल्ली प्रत्येक जीवित कोशिका में उपस्थित होती है, ठीक है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सारे जीवित कोशिकाओं में तो मौजूद होते हैं सेल मेम्ब्रेन, और कोशिका से बाहरी सीमा बनाती है, इसलिए ये हमेशा दिखाई देता है। अच्छा ये भी पूछ दिया जाएगा कि सेल बॉल के अंदर रहता है या बाहर, तो इस सेल बॉल के बाहर रहता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, क्योंकि पिछले वाले शिफ्ट में ऐसा पूछा गया था, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक कुछ कोशिकाओं में नहीं होता है, ठीक है भाई। क्रोमोसोम्स जो होता है यह स्पष्ट नहीं दिखाई देता, लेकिन कोशिका विभाजन के समय दिखाई देता है, ठीक है। अगला सवाल है, अच्छा तो इसका सवाल का आंसर क्या था, कोशिका झिल्ली, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन।
मानव में सेक्स डिटर्मिनेशन भिन्न जनन कौन से गुणसूत्र करता है? तो देखो, इसमें मानव में जो सेक्स हार्मोन में जोड़े द्वारा होता है, ना कि किसी विशिष्ट वाले ऑटोसोम में, जैसे कि 13, 18 या 21 द्वारा। मनुष्य में तो सबको पता है कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, टोटल 46 होता है, जिसमें 22 जोड़े जो होते हैं ऑटोसम होते हैं। 22 जोड़े कैसे होते हैं? 22 जोड़े जो होते हैं ऑटोसम्स होते हैं, जो शारीरिक लक्षण जो है निर्धारित करता है, और यही जो है सेक्स हार्मोन्स में, ठीक है, लिंग गुणसूत्र में होता है, जो कि लड़का हो या लड़की यही निर्धारित करता है। 24वां यानी कि 22 जो है ऑटोसोम्स है, और 23वां जो होता है यानी कि गुणसूत्र, ये डिसाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 13, 18, 21 है, लेकिन यहाँ पे जो है सेक्स डिटर्मिनेशन कौन करता है? केवल एक गुणसूत्र, ठीक है ना भाई। चलो, यदि विद्युत धारा को दुगना कर दिया जाए, सवाल यही था ना, पूछा था क्या? सेक्स डिटर्मिनेशन इन व्हिच क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन्स? तो हाँ, यही हो जाएगा ना, से यानी कि एक जोड़ा द्वारा होता है। चलो, वो होता है जो 23वां 24वां होता है वो। यदि विद्युत धारा को दुगना कर दिया जाए तो रेसिस्टेंट को स्थिर रखा जाए, ठीक है, यानी कि रेसिस्टेंट जितना है उतना ही, सिर्फ जो है करंट को यानी कि एम्पियर को 2 गुना कर दिया जाए, तो पावर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पावर क्या होता है ना भाई? पावर शक्ति वाट, उसका इससे का ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई करंट है, आई को अगर पी बराबर, तो आर आई होता है ना, तो आर को, आई को क्या कर दिया? दुगना कर दिया, यानी कि 2 गुना कर दो, और आर को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो यानी कि 2i का होल स्क्वायर होता है ना, आई स्क्वायर इंटू आर होता है कि नहीं, पावर। पी बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर इंटू आर, और आई को क्या आपने कर दिया? 2 गुना, तो 2 का स्क्वायर इंटू आर, तो कितना हो गया? 4 गुना। आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? शक्ति 4 गुना हो जाएगी। यदि किसी वस्तु का अंतिम चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसने 150 मीटर दूरी तय किया है, ठीक है, तो उसका त्वरण कितना होगा? उसका त्वरण कितना होगा भाई, बताओ। तो देखो, पहले जो है 54 किलोमीटर चला, ठीक है, 54 किलोमीटर, और उसने 150 मीटर दूरी तय किया है, ठीक है, 54 किलोमीटर। तो अब इसको जो मीटर प्रति सेकेंड में बदल लो, तो 54 को क्या करो? 5/18, 18, 18 54, 5 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब जो है इनिशियल वेलोसिटी जो है 0 दिया गया है, फाइनल वेलोसिटी निकल के आ गया 15 मीटर प्रति सेकेंड, दूरी जो है 150 मीटर है, डिस्टेंस। अब क्या निकालोगे? कौन फॉर्मूला लगाओगे इस पे? सबसे पहले तो इनिशियल 0 है, फाइनल है 15, डी यानी कि डिस्टेंस है 150। तो एक फॉर्मूला पड़ा होता है इक्वेशन मोशन, यानी कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, पढ़े है ना भाई? तो वी स्क्वायर कितना आ गया? 15 के होल स्क्वायर इधर कर दो, ये 0 कर दो, प्लस 2 इंटू ए निकालना है, ए निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है दोस्तों, 150 गुना कर दो, 15 के स्क्वायर 225 बराबर 0 प्लस ए हो जाएगा 150 ए। अब यहाँ पे भाग दे दो 225 को 150 ए से, तो कितना निकल के आ जाएगा? पहले तो 0 पॉइंट नहीं, गलत हो जाएगा। अच्छा, 15 दूनी 30, 300 हो जाएगा ना भाई, तो 225 इंटू 300, रुक जाओ पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 225 इंटू 300 हो जाएगा, ये सही बात है। अब देखो एम्पियर हो जाएगा 0.75 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है, पोटेंशियल एनर्जी किस पर निर्धारित रहता है? बताओ। देखो, एक किनेटिक एनर्जी, उसमें मास इंटू वेलोसिटी इंटू एक्सेलरेशन v स्क्वायर होता है। पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? तो ओनली मास, ओनली हाइट, ओनली बोथ, या नाइदर मास नॉर हाइट? बताओ। स्थितिज ऊर्जा, ये आप कमेंट में बताना, ठीक है भाई। चलो, कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो ये भर भर के सवाल आ रहे हैं, ठीक है, आपको मोलिकुलर मास निकालने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले क्या होता है? CO2। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? मास कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12। यहाँ पे O2 का एटॉमिक नंबर कितना आता है? 8। ये कितना ऑक्सीजन है? 2, तो 8 दूनी 16। अब ये 16 दूनी 32 कर दोगे, क्यों करोगे? इसका एटॉमिक मास होगा। अब 32 और 12 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 44, ठीक है। ये भाई मोलिकुलर मास निकल गया।
अगला सवाल है C2H5OH का रासायनिक नाम क्या है। लिखो ये C2H5OH बार बार अपने केमिस्ट्री में रिवीजन कर लिए होंगे, इथेनॉल का होता है ना भाई, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का होता है, ठीक है ये, और इसका IUPAC नेम इथेनॉल होता है, सभी को पता है। और यह एक अल्कोहल है, शराब है, मदिरा है, ठीक है, और इसे इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। देखो कॉनकेव मिरर तो आ गया ना भाई, तो ये तो सबसे पहले उल्टा होगा, समझ गया, क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। और छठवां पोजीशन जो होगा रियल एंड इरेक्ट होता है, तो इसमें दोनों हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अगला सवाल है जब हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो कौन सा उत्पाद बनते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट की जो बाइकार्बोनेट कहते हैं उसे, अम्ल के साथ यानी कि एसिड के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो आप क्या प्रोड्यूस करोगे, बात बताओ भाई। तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, क्षारीय है ना, NaHCO3, और कोई अम्ल से मिलाएगा तो ये हमेशा क्या बनाता है, सॉल्ट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो साल्ट जल और कार्बन डाइऑक्साइड बना, साल्ट जल बनाएगा, लेकिन यहाँ डिपेंड करता है, ये हाइड्रोजन है, HCO3 आ गया तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा, ठीक है। जंतु कोशिका निम्न में से क्या उपस्थित नहीं होता। जंतु कोशिका में क्या नहीं होता है, सेल बॉल नहीं होता है ना भाई, कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता है, तो इसमें सेल बेल नहीं दिया है, तो क्लोरोप्लास्ट होगा, सेल बॉल। अगला सवाल है जब किसी गेंद को वर्टिकल ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके साथ क्या होता है। जब ये गेंद को ऊपर फेंका जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका वेग धीरे धीरे कमते जाएगा, और जब अधिक ऊंचाई पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका वेग वेलोसिटी शून्य हो जाएगा और फिर नीचे गिरना शुरू कर देता है। और इसी दौरान क्या होता है कि कैनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये जो गतिज ऊर्जा होता है स्थिति उसकी बदल जाती है, और फिर वापस जब गतिज ऊर्जा जो है हमेशा मतलब नीचे की ओर आएगा तो गुरुत्वाकर्षण तो उस पर ज़्यादा लगेगा, और इसलिए उसका गतिज ऊर्जा जो है और स्थितिज ऊर्जा योग के समान रहता है प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा तत्व फ्री स्टेट में पाया जाता है। तो गोल्ड एक लेस रिएक्टिव धातु है, ये रिएक्टिविटी वाला सीरीज पढ़ लियो भाई, ये प्राकृतिक में मुक्त अवस्था से पाया जाता है, ठीक है। गैस के अणु मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ये कैनेटिक थ्योरी के अनुसार जो है अणु हर अवस्था में निरंतर गति करते रहता है, यही बताया है, ठीक है। क्या रहता है, अस्थिर रहेगा नहीं, केवल ठोस में नहीं, तीनों अवस्था में गति क्या होता है, गति रहता है, ठीक है। लाउडनेस की संबंध निम्नलिखित से कौन से कथन गलत है। देखो लाउडनेस रहेगा तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा, पिच रहेगा तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब ये दोनों याद रखना, लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, ये तो सही है। लाउडनेस डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, ये भी सही है। लाउडनेस डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ये गलत है, ठीक है, समझ में आ गया। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगा, ये पिच पे करेगा, ये याद रखियो। और मानव कान की संवेदनशीलता पर भी निर्भर करती है। लाउडनेस आल्सो डिपेंड्स ऑन हमारे, हाँ देखो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मानव सुन सकता है, उतना ही, ठीक है, संवेदनशील होता है मानव का कान। एक व्यक्ति अवतल दर्पण को सेविंग मिरर के रूप में उपयोग करता है, ठीक है, और वह दर्पण बहुत पास आके खड़ा होकर अपन दाढ़ी निहारता है, ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा बताओ। तो कनकेव मिरर है, और कनकेव मिरर में क्या बनता है, अब वो खड़ा कहाँ है पहले वो देखना है। तो फोकस के अंदर खड़ा है, और सभी को पता है ये छठा पोजीशन है, फोकस के अंदर जब खड़ा रहोगे तो क्या बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट, और वो यानी कि दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। और कैसा बनता है, आकार में बड़ा बनता है, कैसा बनता है, मैग्नीफाइड बनता है, ये याद रखियो, समझ में आ गया। इसी कारण अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग मिरर में किया जाता है ताकि चेहरे का बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई दे। और हम ऐसे तो कनकेव मिरर में यानी कि उल्टा, और यानी कि उल्टा ही बनेगा, लेकिन वस्तु के समान बन यानी कि ऑब्जेक्ट के अनुसार, स्थिति के अनुसार चेंज होते रहेगा उसका मैग्नीट्यूड। अगला सवाल है
अमीबा में खाद्य श्रृंखला भोजन ग्रहण करने का क्रम क्या होता है? तो देखो भाई, सबसे पहले आपने क्या किया, अमीबा में भोजन करने का सीडोपोडिया बनता है, और सीडोपोडिया भोजन के चारों ओर से घेर कर अंदर ले लेता है, और इसे फाइगोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है भाई, क्या कहते हैं? फाइगोसाइटोसिस। और भोजन शरीर के अंदर पहुंचकर क्या बनता है? फूड वैक्यूल बनता है। ठीक है, फूड वैक्यूल बनेगा, फिर उत्सर्जन हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मिमोस यानी कि छुई मुई के पौधे को छूने पर उसकी पत्तियां क्यों मुड़ जाती है? तो देखो, छुई मुई पौधा जो होता है उसके पत्तियां जो होता है सेंसिमोनेस्टी होता है, एक प्रक्रिया से कारण मुड़ता है, जिसमें क्या होता है कि पत्ती, जो पत्ते होते हैं उसमें, छुई मुई पत्ता में, वो कोशिका के अंदर पानी की जो दबाव होता है उसका तेजी से बदलते रहता है। ठीक है, पत्ती के अंदर जो कोशिका का दबाव होता है वो अंदर बदलते रहता है, जिससे पानी निकलकर निचले हिस्से में जमा हो जाता है। ठीक है, और वो सिकुड़ जाता है, और जो है पत्तियां सिकुड़ कर बंद हो जाती है, और शिकारियों से बचाव के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस के कारण नहीं। क्या होगा? तापमान बढ़ने के कारण नहीं, वृद्धि रोकने के कारण नहीं, यह जो होगा ड्यू टू सडन चेंज इन टर्गर प्रेशर। कौन सा प्रेशर? टर्गर प्रेशर। ठीक है, अगला सवाल है, कोशिका प्रजनन रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? कोशिका प्रजनन जो सेल रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से कोशिका विभाजन में होता है। कहाँ होता है? कोशिका विभाजन में होता है, जो केंद्रक में शुरू होता है। समझो भाई कि न्यूक्लियस शुरू में यानी कि केंद्रक में शुरू होता है, और फिर साइटोप्लाज्म में बंटकर कोशिकाओं, नई कोशिकाओं को बनाता है, जिसमें कौन कौन भाग लेता है? मिटोसिस और मियोसिस, यानी कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन जो है शामिल होता है। सबसे पहले तो सेल रिप्रोडक्शन हुआ, कोशिका सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन जो केंद्रक में शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है, और फिर जो है साइटोप्लाज्म में बढ़ जाता है, साइटोप्लाज्म में बढ़ता है, उसके बाद दो पार्टों में बढ़ता है, मिटोसिस और मियोसिस। ठीक है, और ये सभी कोशिका के भिन्न चरणों में एम चरण में होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये कहाँ हुआ रिप्रोडक्शन, कोशिका प्रजनन कहाँ होता है? तो मैंने क्या राइबोसोम्स बताया नहीं, न्यूक्लियस में बताया। ठीक है भाई, अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु की ऊंचाई को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितना गुना बढ़ जाएगी? भाई पोटेंशियल एनर्जी उतना ही 2 ही गुना बढ़ेगा। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वाला के साथ नहीं जलता है? एलपीजी गैस जो प्रज्वलित होने पर ज्वाला के साथ जलेगा, ये तो होगा नहीं। मोम जो है पिघलकर बाष्प में बदल जाता है, और फिर यह बाष्प ज्वाला के साथ जलता है मोमबत्ती में। चलो कोई बात नहीं। लकड़ी बाष्पकील हाइड्रोकार्बन होता है, जो जलने पर ज्वाला उत्पन्न करता है। करेगा ही। अब पूछा है नोट बर्न विथ फ्लेम, तो ये भी नहीं होगा। तो ज्वाला के साथ जलता है, ये भी जलता है ज्वाला के साथ, ज्वाला के साथ, तो चारकोल हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, वेग वेलोसिटी ग्राफ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखो भाई, ये वेलोसिटी है, और ये क्या होता है? समय, टाइम, ये वेलोसिटी। अब ये जो स्लोप बनेगा, इस तरह से स्लोप कह रहा है, एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है यानी कि त्वरण होता है। और वो कैसा त्वरण होगा भाई? तो देखो, यदि वेग समय ग्राफ सीधी रेखा और उसकी ढाल जो रहेगा स्थिर रहेगा, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। ठीक है, तो ऋणात्मक ढाल का अर्थ होता है ऋणात्मक त्वरण, न कि त्वरण का कम होना। केवल जो है कोई मूल बिंदु, यहाँ से मूल बिंदु से जाने का त्वरण अथवा बढ़ना नहीं होता है, ये भी गलत है। यानी कि देखो यहाँ पे ऑप्शन, क्या त्वरण बढ़ेगा कम हो रहा है? ये भी नहीं। वेग समय ग्राफ सीधी रेखा होने पर गति समान मतलब समान त्वरण होता है। ठीक है भाई, अगला सवाल है, परमाणु एटॉमिक नंबर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। भाई सभी को पता है एटॉमिक नंबर के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो ये जो परमाणु संख्या होता है, न्यूट्रो प्रोटोनों की संख्या होता है, दोनों बराबर होता है एटॉमिक नंबर में। ठीक है, ये सवाल भी रिपीटेड था। कार्बन की संयोजकता
चार होने का कारण क्या है भाई? वो वैलेंसी फुलफिल कर रहा है, बाह्यतम अच्छा में चार है, ठीक है। अभी समझाया हमने। फ्यूज का तार परिपथ में सीरीज में जुड़ा होता है क्या? फ्यूज तार जो है उच्च तापमान पर पिघल जाता है क्या? तो देखो भाई, सीरीज में नहीं जुड़ा होता है फ्यूज का तार, ठीक है। यहाँ पे एज फॉल्स बट आर इज करेक्ट होगा, ये वाले आंसर। देखो, हम्म, अच्छा डी जो है मैंने यहाँ पे यहाँ लगा दिया है, लेकिन फ्यूज का तार सीरीज में ही होगा। जैसे आपने घर में देखे होंगे तो सीरीज का जुटा होता है, पैरेलल जब डीजे वगैरह मरकरी देखते होगे, ठीक है, वो सब तो वो पैरेलल में लगाता है। तो देखो, कथन ये तो सही है, सीरीज में जुड़ा होता है। और ये जो है गलनांक इसका ज़्यादा मतलब कम होता है ना भाई? गलनांक इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, और कम इसीलिए रखा जाता है कि वोल्टेज बढ़े तो वो उसे गला दे, ठीक है ना भाई? अधिक गर्म होकर तुरंत गला देगा तो आगे जो है तार पास नहीं होगा, यानी कि करंट। तो इससे है कि आपके जो है उपकरण बच जाएंगे सारे, इसीलिए लगाए जाते हैं। तो ये दोनों सही है, दोनों व्याख्या करते हैं भाई। अगला सवाल है, 10 सवाल और रहेंगे। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पादन के रूप में क्या प्राप्त होता है? तो यह कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को। और जब यह जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, जिससे कि स्लैक्ड लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? स्लैक्ड लाइम कहते हैं इसको, CaOH के सफिक्स 2, ठीक है। रासायनिक समीकरण CaH2O, तो CaH2O यानी कि ऊष्माक्षेपी, यानी कि एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे बनाया गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, तो क्विक लाइम दिया ही नहीं गया, तो इसे क्या कह सकते हो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला सवाल है, रिएक्टिविटी सीरीज। भाई इससे भर भर के सवाल आ रहे हैं, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, एसेक्सुअल सारे देख लियो चैप्टर, ठीक है। कॉपर के ठीक ऊपर पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? तो देखो भाई, कॉपर कहाँ है? Cu, ये तो कार्बन हो गया ना, कॉपर हो गया ये। अब इसके ऊपर जो भी होंगे सारे होंगे। तो जिंक क्या है? Zn है। आयरन क्या है? Fe है। लेड क्या है? Pb है। अल्युमिनियम है, सारे है भाई, तो सारे हो जाएंगे ना। विजिलेंट फॉर जस्ट एबव कॉपर, ओ जस्ट एबव कॉपर, तो ये हो जाएगा लेड, ठीक है भाई। अगला सवाल है, DRDO और भारतीय नौसेना में वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण। ये तो करेंट अफेयर वाले आ गए भाई। DRDO 26 मार्च 2025 हो जाएगा, ठीक है। ध्वनि के गमन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अभी ने बताया भाई, मीडियम की आवश्यकता होती है। बताओ, ये मैकेनिकल वेव है, ठीक है। और ये जो होता है गमन के लिए किसी माध्यम, ठोस, द्रव या गैस की आवश्यकता होती है। यह वैक्यूम में नहीं चल पाता है, सही बात है। संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या की प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है। मतलब भाई आधी कब होगा? मिटोसिस में दुगना हो जाता है। अरे सूत्री, यदि अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर रखी हो, तो कॉनकेव मिरर के सामने वस्तु इन्फिनाइट पे रखी हो, तो ये कहाँ बनता है भाई? बताओ 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 बताओ। ये तो सबसे पहले पैरेलल बनेगा, और बाद में क्या बनेगा? परावर्तन के बाद फोकस पे बन जाएगा। कहाँ बनेगा? यहाँ पे फोकस पे, ठीक है। और लेकिन उल्टा बनेगा, और रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है भाई। एंड द पॉइंट द साइज ऑफ द फोकस। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कार्य कौन करता है? राइबोसोम्स करता है, अभी हमने बताया, ठीक है। अगला सवाल है, द्वीप विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो द्वीप विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो यौगिक अपने अपने आयनों को आपस में आदान प्रदान करते हैं, ठीक है भाई। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस बिलियन परिघटना में कणों की रैंडम मोशन पाई जाती है? तो देखो, बिलियन के कण जो दिशा में निरंतर गति करते रहते हैं, और ये गति कणों की गतिज ऊर्जा के कारण होती है। इसी वजह से एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ में स्वतः फैल जाती है, ठीक है भाई। तो वीडियो यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, हमें अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, और सवाल जो है सर्च करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और आप लोग जो है करेंट अफेयर्स के जो है यानी कि चेक कर सकते हो, वीडियो वहाँ पे अपने अपलोड कर रखा है शिफ्ट वाइज।